हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में प्रस्तावना, प्रेम्बल या उद्देशिका के बारे में समझेंगे कि इसे उद्देशिका क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इन चीज़ों को जो शामिल किया गया है उनसे क्या क्या झलकती हैं, और साथ ही उन वादों को, वाद मतलब विवादों को, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर टिप्पणी करके इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से रखा है। मैंने उन सारे तथ्यों को, सारे भाव विचारों को परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से लिखा है, यानी कि विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में जो पूछा गया है उसी स्तर को रखते हुए मैंने इन चीज़ों को रखा है। तो और अब इसमें अपनी ओर से मैं उन सारे शब्दों को आपको बताते चलूँगा जिनसे बहुत सी चीज़ें झलकती हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चलूँगा कि आप खुद कैसे इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। अब आपसे सवाल मन में आ सकता है कि ये उद्देशिका और प्रस्तावना में क्या कोई अंतर है या दोनों एक ही हैं? देखिए, दोनों एक ही हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक उद्देशिका लाए। उद्देशिका का मतलब हुआ कि हम कैसा संविधान बनाएंगे उसके बारे में उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया, ठीक है। और कालांतर में उन्हीं के विचार को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि संविधान सभा जो संविधान बना रही थी उन्होंने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बोला कि ठीक है, आपका उद्देश्य प्रस्ताव सही है, लेकिन हम उसमें कुछ काट छांट करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। संविधान निर्माता बैठे, बहुत वाद विवाद हुई और उस वाद विवाद के पश्चात 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में उसे अंगीकृत कर लिया गया। यानी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव को एक्सेप्ट करके उस पर वाद विवाद करने के पश्चात एक संक्षिप्त रूप दिया गया और उसी को 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देशिका कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। यही अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो उद्देशिका लाया गया उसी को एक्सेप्ट करके प्रस्तावना का रूप दे दिया गया। यानी कि यही दोनों में समानता है और यही दोनों में अंतर है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो कहाँ से लाया गया है, कहाँ के संविधान की विशेषता है। तो इसमें दो चीज ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया में संविधान में प्रस्तावना का जिक्र या संविधान में प्रस्तावना भी होगी वो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने किया। यानी कि सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का जिक्र किया गया। कहाँ के संविधान में? अमेरिका के संविधान में। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता इस बात से प्रेरित थे, यानी कि अमेरिकी संविधान से प्रेरित थे कि हमारे संविधान में भी एक प्रस्तावना होनी चाहिए, और उसी के आधार बना करके उन्होंने प्रस्तावना रखा। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्या चीज? भाषा। देखिए, इसको मैंने डिटेल में बता दिया, डिटेल में से बता दिया ताकि आपको समझ में रहे। बहुत बार बहुत सारे लोग बता देते हैं कि देखिए हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया। क्यों लिया गया? इसके पीछे कारण यही था कि पूरी दुनिया में वो पहला संविधान था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को रखा। अब तो ये हो गया प्रस्तावना, उद्देश्य क्या। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रस्तावना होता क्या है, उद्देशिका क्या होती है। तो उद्देशिका का तो मतलब हुआ कि हम जिस उद्देश्य से संविधान बना रहे हैं हमने उसको रखा है, उसी का विकसित रूप प्रस्तावना हो गया। यानी कि जब कोई व्यक्ति हमारे संविधान को पढ़ेगा तो सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेगा। तो जब प्रस्तावना वो पढ़ेगा तो उसे हमारे संविधान के बारे में मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर लोगों को क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। अब उन तथ्यों की ओर आते हैं जो इसमें समाहित हैं।
उद्देश्य, प्रस्ताव एवं प्रस्तावना मिलकर संविधान के दर्शन को मूर्त रूप देते हैं या प्रदान करते हैं। यही पूछता है परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन कौन से मिल करके संविधान के को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, उद्देश्य, प्रस्ताव एवं प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। और प्रस्तावना कब अंतिम रूप में दे दिया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा संविधान एक्सेप्ट किया गया था, उसी में सबको सिग्नेचर किए थे। ये दो चीज ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्रस्तावना में अब तक एक बार यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन हुआ है और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भाई जो अब तक उद्देशिका में कितने संशोधन हुए, तो या प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए? तो एक संशोधन हुए, 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। और ये तीनों शब्द यही क्रम से जोड़े गए। जब पूछे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये शब्दों का क्रम क्या था, तो ध्यान रखेंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता। धर्मनिरपेक्षता नहीं, पंथ निरपेक्षता। अब है कि आखिर समाजवाद क्या होती है, पंथ निरपेक्षता क्या है, अखंडता क्या है, मैं आपको आगे बता दूंगा। इसको पहले अभी देख लेते हैं। इसके अलावा एक तथ्य जो पूछा जाता है परीक्षाओं में और आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और न ही प्रतिबंध लगाता है। परीक्षाओं में जब आपसे पूछे कि क्या प्रस्तावना विधायिका पर या किसी भी हमारे देश के सिस्टम पर क्या कोई प्रतिबंध लगाता है या उसे कोई शक्ति प्रदान करता है? नहीं, न तो ये प्रतिबंध लगाता है, न तो ये शक्ति प्रदान करता है, कुछ नहीं करता। ये सिर्फ हमारे संविधान के मूल उद्देश्यों को बताता है। अब कैसे बताता है जो देख लेंगे। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कालांतर में अपने फैसले में कहा कि देखिए, इसकी जो व्यवस्था है यानी कि इसमें जो शब्दों का सीक्वेंस है, सीरीज है, जिस तरह से व्यवस्था इसमें दी गई है उसमें वाद विवाद नहीं हो सकता, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। माननीय कोर्ट का ये दोनों निर्णय, ये जो दोनों निर्णय हैं ये कोर्ट का है कि प्रस्तावना में न तो विधायिका को शक्ति प्रदान करती है और न ही उस पर शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, और साथ ही इस पर वाद विवाद भी आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस पर वाद विवाद नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अब एक सवाल कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो यहां तो हो गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब जब हो सकता है तो कितना हो सकता है, कैसा हो सकता है, इस पर भी वाद विवाद आया, मैं बता देता हूं। अब देखते हैं एक चीज और कि प्रस्तावना संविधान की शक्ति का स्रोत है, प्रकृति, उद्देश्य, अर्थ निर्धारण एवं ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करती है। परीक्षाओं में ऐसे पूछता है कि हमारा जो प्रस्तावना है, संविधान का प्रस्तावना, वो क्या प्रदान करता है? तो क्या क्या प्रदान करता है? संविधान की शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है बताता हूं, लेकिन पहले ध्यान रखेंगे शक्ति का स्रोत भारत में जो पूरी संविधान की या हमारे यहाँ जो विधायिका की या किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हम भारत के लोग लिखा हुआ, संसद विधानमंडल कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जो शक्ति है वो भारत की जनता में समाहित है। इसके अलावा संविधान की प्रकृति बताता है, उद्देश्य बताता है कि संविधान का उद्देश्य कैसा है, अर्थ निर्धारण यानी कि जब संविधान में कुछ शब्दों को समझने में दिक्कत होती है तो उसके अर्थ निर्धारण में भी ये सहायता करता है, और साथ ही ये हमको या हमारे विचारकों को ऐतिहासिक सामग्री भी प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि आखिर ये संविधान और में जो प्रस्तावना और उद्देश्य है वो क्या है, और साथ ही इनसे कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ ध्यान रखिए कि सारे चीज हमने वही रखे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब है इसके प्रमुख बात। पहला मामला आया था 1960 में, बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ। ये बहुत बड़ा मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रस्तावना संविधान की कुंजी तो है परंतु उसका अंग नहीं। समझ रहे हैं बात को? यानी कि जब आपसे पूछे कि निम्न में से किस संविधान बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी तो है, यानी कि संविधान के शब्दों में अस्पष्टता जहां दिख रही है, उद्देश्य में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत समझ आ रही है, संविधान की प्रकृति को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो प्रस्तावना को पढ़ा जा सकता है।
लेकिन वो संविधान का अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो कोई संशोधन नहीं हो सकता, कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, कोई कुछ कर नहीं सकता। कालांतर में 73 में एक मामला आ गया, शायद 73 ही था, शायद क्या पक्का 73 ही आया था, केशवानंद मामला। केशवानंद मामला भारत का सबसे बड़ा मामला था, सबसे बड़ी बेंच बैठी और इसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि देखिए प्रस्तावना संविधान की कुंजी तो है ही, साथ ही उसका अंग भी है। यानी कि बेरुबाड़ी मामले से सुप्रीम कोर्ट पलट गया, उल्टा हो गया, बोला कि नहीं संविधान का अंग भी है। लेकिन इसी मामले में यानी कि केशवानंद मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का अंग होने के नाते प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, परंतु उसके मूल चरित्र को नहीं बदला जा सकता। बात समझ लीजिए, बेरुबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है लेकिन चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, अब केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुंजी भी है और उस संविधान का अंग भी है, और अंग होने के नाते उसमें बदलाव तो किया जा सकता है लेकिन उसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। ये मामला पलट गया, यानी कि बेरुबाड़ी से सीधा उल्टा मामला हो गया केशवानंद मामला। उसके अलावा डीएस नकारा बनाम भारत संघ, एक 1982 में मामला आ गया था। डीएस नकारा बनाम 1982 का जो मामला था, भारत संघ का मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए समाजवाद जो शब्द 1976 में जोड़ा गया था, वो समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला हुआ रूप है और गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तीसरा मामला आया, चौथा मामला आ गया LIC केस, यानी कि 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए केशवानंद मामला जो था वो सही था और प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। ये 4 मामले थे, बेरुबाड़ी, केशवानंद, डीएस नकारा और LIC, ये प्रमुख मामले थे जहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना पर टिप्पणी की। ये कभी कभी PCS के परीक्षाओं में पूछता है, इसलिए हमने इसको पूरी तरह से अलग अलग करके लिख दिया है। फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, बेरुबाड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए कुंजी तो है लेकिन उसका अंग नहीं, माने प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कालांतर में केशवानंद मामला जो 1973 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुंजी भी है, संविधान का अंग भी है। ठीक है, उसके बाद डीएस नकारा बनाम भारत संघ मामला 1982 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए समाजवाद जो जोड़ा गया है वो समाजवाद नहीं है जो पूरी दुनिया में अभी लहरा रही है। हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो मिश्रित है और लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है मैं आगे आपको शब्दों के द्वारा लिख के भी बता दूंगा, सिर्फ यहाँ पे बात है। अगला फिर जो मामला आया LIC केस में, मामला 1995 में आया, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए केशवानंद भारती मामले में जो फैसला दी गई थी कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है तो है और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होगा कि उसका मूल स्वरूप ही बदल जाए, जो कि केशवानंद भारती मामला का सबसे बड़ा क्या कह सकते हैं निर्णय यही था कि आप संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन न करें कि संविधान का मूल चरित्र ही बदल जाए। अब मूल चरित्र क्या है ये अभी तक कोई परिभाषित नहीं हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न निर्णयों में भारत के मूल चरित्र की उद्घोषणा करते रहता है। हालांकि भारत का जो मूल चरित्र है वो सह अस्तित्व, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र और साथ ही सबको समान हक के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देने वाला जो कानून है, उसके साथ हम क्या उसको बोलते हैं, संविधान की मूल भावना को रखते हैं। यानी कि मूल भावना में ये सब चीजें समाहित है। हालांकि बाद में और भी चीजें आई, वो अलग मैटर है। तो ये था प्रस्तावना। प्रस्तावना से प्रमुख कीवर्ड हैं। अब देखिए इससे संबंधित बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैंने अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे इसका लिखित और प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, उस पर भी प्रश्न बना करके रखा है। आप उस पर जाएं, देखें, पढ़ें, उत्तर को कमेंट करें और समझिए कि प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। अब हम इस कीवर्ड को देख लिए, अब देखते हैं कि आखिर प्रस्तावना में चीजें क्या हैं और वो कैसे आती हैं। अब देखिए हमने पूरे प्रस्तावना को लिख दिया, एक नज़र देख लीजिए। आप अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं, लिख के जरूर रखना भी चाहिए ताकि सारे शब्द ध्यान में रख सकें। और फिर इसमें प्रमुख शब्दों को लिखा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमने प्रमुख शब्द रखे हैं वो सीधा उसी क्रम में रखे हैं जिस क्रम में यह प्रस्तावना में।
अब क्यों रखे हैं मैं आपको बता दूंगा। एक तो इस तरह से हैं भी, और इसलिए भी इसको रखा है कि कैसे इसी क्रम से आप सारे चीज़ों को समझ लेंगे और परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं घोड़ मोड़ उड़वा गुड़वा कर करके वो सब आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ध्यान रखिए किसके नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में, कहां पे, संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट कर सकते हैं, 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो होता है वही शुक्ल लिखा हुआ है, संवत 2006 विक्रमी, यानी कि उस समय जो संवत चल रही थी भारतीय जो कालगणना उसके अनुसार में 2006 विक्रमी थी, को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मैंने गोल घेर दिया ताकि आपको अलग विचारों से समझा सकूं। अलग विचारों से इसलिए कि परीक्षाओं में तरह तरह से इसी उद्देश्य का से या इसी प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो हम भारत का लोग ये दर्शाता है कि हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, वो क्या दर्शाता है, हम भारत के लोग क्या है, हमारे संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना से जो स्रोत पता लगता है वो ये पता लगता है कि पूरी की पूरी शक्ति भारत की जनता में निहित है। परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कहां से समझ में आता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत देश की जनता है, तो प्रस्तावना से क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, सीधा सीधा हम भारत के लोग। अब इसके बाद है भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, कैसे नागरिकों को, समस्त नागरिकों को, यानी कि पूरी जो प्रस्तावना है वो हमारे देश के समस्त नागरिकों को दी गई है। यानी कि कहा गया है कि यह सब चीजें समस्त नागरिकों को प्रदान की जाएगी या समस्त नागरिकों के साथ इसके लिए व्यवहार किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये सब जो चीजें हैं ये हमारे स्वरूप को दर्शाती हैं। क्या दर्शाती हैं, स्वरूप को। कैसे दर्शाती हैं वो भी मैं बता दूंगा। इसके बाद है कुछ शब्द हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, ये सब चीजें लिखी हैं। प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, यानी कि हमारी जो बंधुता है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता होनी चाहिए। ऐसा बंधुता नहीं है कि आप अपने में भाईचारा रखिए बाकी को विद्वेष में रखिए, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जो बंधुता है वो सह अस्तित्व लिए हुए बंधुता है। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो बंधुता है वो किस प्रकार की बंधुता है, तो सह अस्तित्व लिए हुए, यानी कि ऐसा बंधुता होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित हो सके। फिर संविधान सभा किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, संविधान सभा के द्वारा। कब, 26 नवंबर 1949 को। क्या क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। यानी कि हम संविधान सभा पर जो साइन कर रहे हैं आज के बाद से हम और हमारा संविधान सभा के द्वारा ही हम सब नियमित होंगे, यानी कि देश का संविधान बन गया और अब देश के संविधान के अनुसार ही देश चलेगी। और देश के संविधान में क्या क्या है वही इसी प्रस्तावना में लिखी गई है। देखिए प्रस्तावना जो है एक तरह से गेट है, स्वरूप है, फेस है। जब हम कहीं के जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्नान ध्यान करके खूब अच्छा से चेहरा उरा बना लेते हैं। तो प्रस्तावना जो है वही सुंदर मुखड़ा है हमारे संविधान का। एक इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्वान थे जो पूरी दुनिया के देशों के जो संविधान थे उसके अध्ययन करते थे। तो उन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में इससे अच्छी प्रस्तावना किसी की नहीं लिखी गई है। और हम बेकार इतना दिन पढ़ लिख रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। एक नज़र संविधान के प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें भारतीय संविधान में क्या समाहित हैं समझ में आ जाती हैं, उनकी टिप्पणी थी। अब देखते हैं इसके स्वरूप एवं उद्देश्य को। अब देखिए यहां पर देखिए क्या क्या शब्द लिखा हुआ है। सार्वभौम,
समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब जो हैं ये स्वरूप हैं। क्या है? इसके स्वरूप हैं। तो अब परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, निम्न में से कौन सा विशेषता है जो भारतीय संविधान के स्वरूप को दर्शाती है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना होगा। कौन कौन? सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये स्वरूप में आते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द जो हैं वो हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। अब देखिए परीक्षाओं में कैसे पूछता है कि संविधान के शक्ति का स्रोत, तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान का स्वरूप, तो देश प्रस्तावना में ये 5 शब्द हैं, और ये 5 शब्द जो है वो सीधा सीधा लिखे गए हैं, मैंने कहीं उलट फिर नहीं किया है। आप देख लीजिए, इधर के प्रस्तावना को देखिए, उधर के शब्दों को, और हमने इसे इसलिए रखा है ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। और साथ ही आजकल परीक्षाओं में इसी तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से शब्द प्रस्तावना में सीक्वेंस में है, सीरीज में है। तो इसी तरह से ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं। लिख देगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, या लिख देगा पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसे 2 भागों में बांट दिया ताकि और ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसे हटा देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ा दिक्कत ना हो। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को समझ लीजिए, समझ लीजिएगा सब समझ में आ जाएगा, नहीं समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहां तक हमने ब्लू में लिखा, यहां ब्लैक में लिखा। ये क्या है? ये इसका स्वरूप है और ये इसका उद्देश्य है। स्वरूप और उद्देश्य में अंतर अब समझिए। हमारे संविधान का जो स्वरूप है कैसा है? सार्वभौमिक है, यानी कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम घोषणा करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। दूसरा कहता है हम समाजवादी हैं। समाजवादी कैसा? हम लोकतांत्रिक समाजवाद है। मैंने बताया कि किस किस बात में कैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तीसरा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया था, समाजवाद भी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता भी जोड़ा गया और अखंडता भी जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे। मैंने पहले भी बताया था कि कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं, उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए किस तरह से जोड़ दिए गए हैं। हमारा जो पंथ निरपेक्षता है वो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है। प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि हम अपने धर्म, आस्था, विश्वास को मानेंगे, प्रचार भी करेंगे, लेकिन कभी भी किसी अन्य आस्था और धर्म को बुरा भला नहीं कहेंगे, हम उसे गलत नहीं ठहराएंगे। ये प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता हुई। तीसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी होगी ये पूछता है, परीक्षाओं में पूछ लेगा। तो क्या करेंगे? तो ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ प्रातिनिधिक लोकतंत्र की बात की गई है। प्रातिनिधिक लोकतंत्र का मतलब हो गया कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र होगा उसमें जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और वही प्रतिनिधि शासन को चलाएंगे। जनता को यदि लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर वो वापस बुला लेगी, उनको कोई दिक्कत नहीं। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हो गया कि भाई हमारे यहाँ जो राज्य प्रमुख होगा चुना जाएगा। क्या होगा? चुना जाएगा। किसी खास कुल, वंश, जाति का नहीं होगा, चुना जाएगा। जो चुना जाए वही हमारे राज्य का प्रमुख होगा। तो ये हमारे स्वरूप को दर्शाते हैं। सार्वभौमिक यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र, समाजवादी यानी कि गांधीवाद और मार्क्सवाद को मिल करके जो समाजवाद आया उसको, और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता कैसी? प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता। आप बोलिए कि भाई धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, देखिए बौद्धा लोग एक ही तरह का अर्थ लगाते हैं, लेकिन अंतर है। पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया कि राज्य किसी पंथ को तवज्जो नहीं देगी और सभी पंथों को समान स्तर पर मानेगी। धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए नहीं रखा गया कि भारत जैसे देश में ये मानना कि कोई व्यक्ति बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म उस रूप में नहीं है जैसे किताबों में लिखा जाता। हमारे यहाँ धर्म जो है हमारे नैतिक, वैचारिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में घुला हुआ, इसलिए धर्मनिरपेक्षता को हटा करके पंथ निरपेक्षता रखा गया। पंथ निरपेक्षता को आप देख सकते हैं, शब्दों को समझ सकते हैं। पूरे भारतीय संस्कृति में हमेशा किसी भी दौर में जो पंथ थे वो अलग अलग थे और सभी पंथों को समान तवज्जो दी गई है। पूरे दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हिंदुत्व भी पनपा, बौद्धिस्ट भी पनपे, इस्लाम भी रहा, जैन भी रहे और इन्हीं प्रमुख धर्मों में नाना प्रकार के विचार भी पनपे। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता को इसलिए अपनाया गया। अगला है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र तो होगा, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, अपने लिए चुनेगी, लेकिन वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है? प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। इसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब हम राज्य प्रमुख का चुनाव करेंगे। तो ये है इसका स्वरूप। क्या चीज है इसका? स्वरूप। अब देखते हैं इसके उद्देश्य। देखिए 1 नंबर उद्देश्य को देख लीजिए।
एक नजर उद्देश्य को देख लीजिए। अब है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, बंधुता। ये प्रस्तावना के उद्देश्य है या हमारे संविधान का उद्देश्य है। हमारे पूरे संविधान का स्वरूप यही है और उद्देश्य यही है। तो हमारे यहाँ क्या क्या उद्देश्य है? सबसे पहला है न्याय। अब न्याय कैसा? देखिए, किसी भी शासन का मूल आधार न्याय होता है। यदि कोई शासन न्याय पर खड़ी नहीं है तो फिर टूट जाएगी। आपने पढ़ा होगा कि कैसे राजा शिवी जो थे वो न्याय करने के लिए अपने शरीर का मांस दे दिए थे। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि कैसे चंद्रगुप्त और क्या कहते हैं चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे शासक जो हमारे देश में हुए, उन्होंने न्याय के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। राजा परीक्षित की कहानी आपने सुनी होगी कि न्याय पर रहते हुए उन्होंने अपने परिवार के साथ भी किस तरह के कर्तव्यों का पालन किया। इसके अलावा आधुनिक मध्यकालीन भारत में देख सकते हैं कि मुगलिया काल में कैसे न्याय के लिए घंटा भी लगवा दिया गया था कि भाई जिसको न्याय समझ में आता है कि न्याय मिला नहीं मिला है, वो घंटा बजा सकता है ताकि राजा न्याय कर सके। तो न्याय हमारे यहाँ या पूरे शासन में एक मूल आधार होता है, लेकिन हमारे यहाँ न्याय को परिभाषित किया गया। कैसा न्याय? तो हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। किस प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो हमारे यहाँ वर्णन किया गया है या प्रदान करने की जो गारंटी दी गई है वो मूल अधिकार में भी है। कहाँ कहाँ है? 15, 16, 17, 18, 19 नहीं 15, 16, 17, 18 इस में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे जो अनुच्छेद रखे गए हैं, इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में 39 है, 43 सब जो है इसी सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए रखे गए हैं। आर्थिक न्याय जो है वो हमारे यहाँ भी रखी गई है, कहीं कानूनी रूप में, कहीं अन्य रूपों में। तो कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि निम्न में से कौन सा न्याय के लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार में भी उसको रखा गया है, या निम्न में से कौन से न्याय का वर्णन मूल अधिकार में नहीं किया गया। तो आपको ध्यान रखना, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो वर्णन है वो मूल अधिकारों में भी किया गया है, लेकिन आर्थिक न्याय का पहले वर्णन था, बाद में हटा लिया गया। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हमारे यहाँ आर्थिक न्याय मूल अधिकार में नहीं आता। राज्य को साफ साफ निर्देशित दिया गया है कि आप राज्य के भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से करेंगे कि सभी को समान सुअवसर प्रदान हो सके। ये चीज़ रखा गया, सीधा सीधा नहीं कहा गया, लेकिन घुमा फिरा के यही बात को कहा गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब सवाल उठता है कि आप कैसे ध्यान रखेंगे? परीक्षाओं में तरह तरह से चीज़ों को पूछी जाती हैं, तो उसका मैं उपाय बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ न्याय लिखा, कौन सा न्याय? पहला सामाजिक। तो अब आपको सामाजिक न्याय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको एक नज़र देख लेनी। जब आप देख लेंगे तो सीधे सीधे बातें समझ में आ जाएगी। हालांकि ये चीज़ें जो ग्रुप बी वाले हैं उनके लिए, जो ग्रुप सी वाले हैं उनके लिए सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि स्वरूप में क्या क्या शामिल है और उद्देश्य में क्या क्या शामिल है। तो उद्देश्य में कौन कौन से शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि स्वरूप में 5 शब्द और उद्देश्य में 5 शब्द। यानी कि हमारे संविधान के जो स्वरूप हैं, सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य जो है, ये इसका स्वरूप है। हमारा जो देश है वो इसी रूप से चलेगा। अब है कि उद्देश्य क्या है? तो हमारा उद्देश्य, पहला उद्देश्य न्याय करना। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसा स्वतंत्रता? विचार, विश्वास, आस्था एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कि हमारे देश के समस्त नागरिकों को किस किस की प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी? विचार की, विश्वास की, आस्था, पूजा एवं अभिव्यक्ति की। आपने 19 पढ़ा, 25 से 28 पढ़ा, ये सब उसी को मतलब पुष्ट करने के लिए दिए गए मौलिक अधिकार। यानी कि हमारे देश में मौलिक अधिकारों के द्वारा आपके स्वतंत्रता यानी कि निज स्वतंत्रता को गारंटी दी गई है। साथ में 21-22 भी रखे गए हैं ताकि आपके प्राणिक और दैहिक स्वतंत्रता भी बनी रहे। हालांकि इन सब के लिए हमने अलग अलग वीडियो रखे हैं, इस पे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन ध्यान रखना है। अब आपसे परीक्षाओं में पूछ लेगा। देखिए, मैंने बार बार बोला कि मैंने जो भी रखा परीक्षा के दृष्टिकोण से रखा। परीक्षा से पूछेगा कि निम्न प्रस्तावना में जो दी गई या लिखी गई स्वतंत्रता है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मैंने लिखा उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य है विचार, विश्वास, आस्था एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। सिर्फ शारीरिक नहीं
कि हम आपको आज़ाद कर दिए, नहीं, विचार की भी, अभिव्यक्ति की भी, आपके अंदर जो विचार है आप उसको अभिव्यक्त कीजिए। लेकिन कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। क्या क्या प्रतिबंध हैं आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ है कि भाई आपके आचार विचार व्यवहार की जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी दी जाएगी। अब है समानता। समानता क्या चीज? प्रतिष्ठा एवं अवसर की। देखिए, समानता का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम आपको समान समझेंगे। समानता का मतलब है कि हम आपको समान तो समझेंगे ही, हम आपको अवसर और प्रतिष्ठा यानी कि मानवीय गरिमा की भी गारंटी देंगे। गरिमा जो होता है एक अलग शब्द होती है। गरिमा का मतलब हो गया कि हम अमीर गरीब, बड़े छोटे, हिंदू मुस्लिम किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करेंगे। राज्य ऐसा नहीं करेगा कि ये पथ किसी अन्य समुदाय के लिए है, ये वाला पथ किसी अन्य समुदाय के लिए है, ये प्रोग्राम किसी अन्य समुदाय के लिए, ये प्रोग्राम किसी अन्य समुदाय के लिए। राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी कि राज्य समता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा अखंडता, अखंडता शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। तो अखंडता लास्ट शब्द था जो जोड़ा गया था, और यह सुनिश्चित किया गया था कि भाई देखिए, हम राज्य के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अखंडता को बढ़ावा दे। अब एक सवाल उस समय आया था कि जब राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ था तो अखंडता क्यों जोड़ा गया? तो बोला कि देखिए, अखंडता इसलिए जोड़ा गया है कि हम अपने किसी भी कृत्य को ऐसा न करेंगे कि राज्य पूरे देश के किसी खास क्षेत्र में अलगाव की भावना पैदा हो जाए। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया के दौर में कभी कभी राजनीतिक या किसी अन्य कारणों से किसी खास क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया था कि देखिए, हम कोई ऐसा चीज़ों को, हम कोई ऐसे बातों को प्रश्रय नहीं देंगे कि किसी देश के किसी कोने में किसी समुदाय को ये लगे कि वो अलग थलग पड़ा हुआ है। इसीलिए अखंडता को जोड़ा गया है। और साथ ही बंधुत्व, बंधुत्व जो है लास्ट शब्द है। कैसा बंधुत्व? देश की एकता के साथ वाला बंधुत्व। परीक्षाओं में पूछे कि भाई प्रस्तावना में जो बंधुत्व जोड़ा गया है, या सॉरी बंधुत्व जो समाहित है, अंतिम शब्द, ध्यान दीजिए ये अंतिम शब्द है। कभी कभी पूछता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में जो शब्द हैं उन शब्दों में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंतिम है? तो यही बंधुत्व है। ग्रुप बी के परीक्षाओं में मुझे ध्यान है कि एक बार कहीं पूछा था कि भारत की संविधान में जो बंधुत्व है वो किस प्रकार के बंधुत्व की बात करता है। तो ये जो बंधुत्व है वो राष्ट्रीय एकता के साथ सह अस्तित्व और सहभावना के बंधुत्व की बात करता है। और साथ ही हमारा संविधान वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि जियो और जीने दो वाली उत्कृष्ट मानवीय आदर्शों को दर्शाने वाली बंधुत्व की बात करता है। बंधुत्व सिर्फ हमारा नहीं, हिंदू बंधुत्व नहीं, मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं, ईसाईयत भाईचारा नहीं, बिहारी बंगाली भाईचारा नहीं, सबके साथ आपका भाईचारा किसी अन्य पर भारी भी नहीं पड़े ऐसा राज्य नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने भाईचारे में देश में कहीं पर क्या कहते हैं, एकता को खंडित करें या देश में कहीं अलगाव की भावना पैदा हो, नहीं होने देगी, नहीं होने दी जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो बंधुत्व है वो बहुआयामी बंधुत्व है, और साथ ही सबके साथ। अभी वर्तमान में सरकार का देखते होंगे क्या कहते हैं, स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विश्वास। तो इस तरह के बंधुत्व की बात हमारे यहाँ की गई है। राजनीतिक बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि ताकि आप समझ सके। बाकी जो चीज़ें आप राजनीतिक समझते हो, एक राजनीतिक बात होती है, दृष्टिकोण होती है, वो समय समय पर चेंज हो जाती है। उसके लिए कोई मारापीटी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत में अभी तक जितने भी लोग आए हैं सत्ता में, या जिस तरह से भी आए हैं, सब ने अपने अपने तरह से देश की सेवाएं की। तो ये था स्वरूप और यह था उद्देश्य। इसको ध्यान रखेंगे परीक्षा मेंस में जब पूछे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के द्वारा आप उसके स्वरूप का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ये 5 शब्द लिखें और अपने शब्दों में उसको परिभाषित कर दें। फिर कभी पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या उद्देश्य हैं, या आप उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ करके आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य भारतीय संविधान में शामिल हैं। और साथ ही कभी कभी ये भी पूछता है कि अपने उद्देश्यों को, मतलब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो शामिल उद्देश्य हैं उसको लागू करने के लिए संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिन्हें आप ज़्यादा तवज्जो दे करके लिख सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे प्रमुख अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद के लिए मैंने बताया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनुच्छेदों को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता, विचार एवं विश्वास, आस्था, खास करके देखिए आप मूल अधिकार और मूल कर्तव्य,
मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से पढ़ के रखिए। जब मेंस लिखने जाते हैं तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, आप आराम से लिख सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ किसी को भी, जब भी पढ़ें एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें और नोट्स खुद से बनाएं। तो ये था हमारा स्वरूप और उद्देश्य। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा वीडियो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर रखी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो पूछे कैसे जाते हैं इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है या फेसबुक चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं हमेशा लिख करके चीज़ों को, मतलब मैंने जितना बोला उतना को लिख करके, और साथ ही परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, MCQ के रूप में, यानी कि बहु उत्तरीय प्रश्न के रूप में लिख रखा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि जब भी बुक को पढ़ें, मानक किताब को पढ़ें, नोट्स खुद से बनाएं, ध्यान से पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।